This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए थे, जिनमें पहला था बीजीय व्यंजक के पद यानी कि टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने टर्म्स में क्या देखा था? टर्म्स में हमने देखा था कि टर्म्स क्या होती हैं, जिनसे बीजीय व्यंजक मिलकर बना हुआ होता है, और टर्म्स को किन चिन्हों के द्वारा अलग किया जाता है? प्लस या फिर माइनस के चिन्हों के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x + y, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? इसमें हम देखिए, एक टर्म यह हो गई, एक टर्म यह हो गई। क्योंकि टर्म को प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है, तो प्लस से पहले एक यह है, प्लस के बाद एक यह है, तो यहाँ पर टोटल दो टर्म हो गए यानी कि दो पद हो गए। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक क्या किया था? बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, यानी कि यहाँ पर जो हमने पद पढ़े थे, अब हमने पढ़ा था पदों के प्रकार कि आखिर टर्म्स कितने टाइप की होती है। तो हमने देखा था टर्म्स दो टाइप की होती हैं या फिर पद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समान पद, दूसरा होता है असमान पद, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखिए, समान पदों को पहचानने का एक तरीका है, दो कंडीशन होती है, समान चर होने चाहिए और चर की घातें समान होनी चाहिए। चर समान, और यहाँ मैं लिख देता हूँ घातें भी समान। चर समान और घातें भी समान। घातें किनकी समान? समान चरों की। जो भी समान चर हैं उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। तो यदि यह दोनों स्थिति आपकी किसी बीजीय व्यंजक में है, तो वह आपके पद समान पद होंगे। अन्यथा यदि इनमें से एक भी सही नहीं है या फिर दोनों ही सही नहीं हो रही हैं, तो वह आपके असमान पद कहलाएंगे। ठीक है, तो यह सब हमने काफी डिटेल में पिछली क्लास में चर्चा की थी। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? बीजीय व्यंजक a³ - 5a - 7a + 3a, इसमें आपको समान पदों की पहचान करनी है, सॉरी असमान पदों की पहचान करनी है। We have to identify the unlike terms in algebraic expression a³ - 5a - 7a + 3a। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे काफी क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। असमान पदों की हमें पहचान करनी है। We have to identify unlike terms। चलिए, 30 सेकेंड और हैं आपके पास इसके लिए। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। फाइव, फोर। अभी तक कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, बेटा सभी बच्चों को उत्तर करना है, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, लास्ट 10 सेकंड और दिए जा रहे हैं।
5 4 3 2 1 10। चलिए, अच्छा मैं जिस बच्चे से अनम्यूट करा के पूछूंगा ना, उनको बताना है उन्होंने क्या उत्तर किया है, ठीक है। चलिए, साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने क्या उत्तर किया है? साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, कैसे उत्तर किया है डी, एक बार बताएंगे कैसे आया है डी आपका? जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। जल्दी से अनम्यूट कीजिए। साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा जल्दी से अनम्यूट करें। आज साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। आज पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए आपने एड्रेस किया है, कोई डाउट है क्या? सर मैं बताऊं? बेटा आपसे पूछा जाएगा, एक बारी उन्होंने उत्तर दिया है ना, तो एक बारी उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा अनम्यूट नहीं हो रहा, ठीक है, आप कमेंट में ही लिख दीजिए। अच्छा चलिए, और कोई बच्चा बताएगा जिसका ऑप्शन डी उत्तर आया है कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया है? किसी और बच्चे का ऑप्शन डी उत्तर आया है क्या? किसी और बच्चे का ऑप्शन डी है क्या? ऑप्शन डी उत्तर सही है, ऑप्शन डी सही है। आपको बस यह बताना है कि आपका कैसे आया है सभी बच्चों को। किसी और स्टूडेंट का है क्या ऑप्शन डी? ठीक, चलिए एक काम करते हैं, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन हमारा सही उत्तर कौन सा है। हमसे पूछा गया है ए क्यूब -5a -7a + 3। इसमें हमसे पूछा है असमान पद बताइए। असमान पद क्या होते हैं? जिनके या तो चर अलग हो या फिर चरों की घात अलग हो, ठीक है, वे हमारे असमान पद कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए चर तो सेम है, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, लेकिन दोनों की घातें अलग हैं, इसमें 3 है इसमें 1 है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा असमान पद का, ऑप्शन ए। अब कुछ बच्चों ने किया है ऑप्शन बी, कुछ ने किया है ऑप्शन डी। कोई भी स्टूडेंट बताएगा जिसने ऑप्शन बी और डी आंसर किया है, कैसे सॉल्व किया है आपने, कहां पर गलती कर रहे हैं आप, बस ये जानने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पद के गुणनखंड। अभी हमने पढ़े हैं पद, पदों के प्रकार, अब हम पढ़ते हैं किसी पद के गुणनखंड क्या होते हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यदि हम हेडिंग में ही देखें हमारे टॉपिक में, तो पद के गुणनखंड यानी कि पद के ऐसे खंड, ऐसे भाग जिन्हें यदि हम गुणा करें तो गुणा करने पर हमें वापस से वही पद प्राप्त हो जाए। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? पद के ऐसे खंड यानी कि ऐसे भाग जिन्हें यदि हम गुणा करें या फिर जिनका गुणन करने पर हमें वही पद प्राप्त होता है, पद के गुणनखंड कहलाते हैं। तो चलिए हम एक बार देखते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा, मान लीजिए यह कोई बीजीय व्यंजक है 5xy + 6, 5xy + 6, तो इसके पद क्या होंगे? यह किन किन से मिलकर बना है? 5xy से मिलकर बना है और x 6 से मिलकर बना है। 5xy और 6 ये दोनों इसके क्या हो गए? यह दोनों इसके पद हो गए हैं। अब पद के गुणनखंड क्या होंगे? यह जो हमारा पद है 5xy, यह किन किन से मिलकर बना है? यह 5 से मिलकर बना है और x से मिलकर बना है और y से मिलकर बना है।
यानी कि यदि मैं इनको गुणा करूं आपस में तो मुझे यही प्राप्त हो जाएगा ना 5xy। तो यही आपकी परिभाषा भी कहती है कि किसी पद के ऐसे खंड, कैसे खंड, ऐसे खंड जिनका गुणा करने पर हमें वापस से वही पद प्राप्त हो जाए, पद के गुणनखंड कहलाते हैं। तो 5 गुणा x गुणा y करूंगा यदि मैं, तो मुझे वापस से वही पद प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही यदि मैं 6 के देखूं तो 6 के क्या आएंगे गुणनखंड, 2 और 3, क्योंकि यदि मैं 2 और 3 को गुणा करूं तो वापस से मुझे वही पद प्राप्त होगा। तो ये कहलाएंगे आपके पद के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। ठीक है, चलिए अभी देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। उदाहरण के तौर पर दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दी गई टेबल में लिखें। तो हमें कुछ टर्म दी गई, हमें एक पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक दिया गया है, हमें उसमें बताना है प्रत्येक पद का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें देखते हैं पद कितने होंगे। पहला पद यह रहा, दूसरा पद है यह, तीसरा पद है यह और चौथा पद है यह। तो पदों को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो 18zx है, उसके बाद देखिए 5y² है, उसके बाद माइनस का xyz है और उसके बाद यहाँ पे 21 है। ठीक है, तो 18zx के गुणनखंड क्या होंगे, कैसे लिख सकते हैं, 18 गुना z गुना x, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या हम 18 को और तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2 गुना 9 गुना z गुना x। क्या हम इन्हें और तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल, इस 9 को अभी हम और तोड़ सकते हैं। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना z गुना x, ये हमारे क्या होंगे, यह हमारे 18zx के गुणनखंड होंगे यानी कि फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से, 2 3zx, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं बात करता हूँ 5y² की, तो क्या होंगे गुणनखंड, 5 इंटू वाई इंटू वाई। तो हम कहेंगे 5 और y इसके क्या है, इसके गुणनखंड होंगे। सेम ऐसे ही माइनस xyz है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का x गुना y गुना z। या फिर आप लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 गुना x गुना y गुना z। तो हम कहेंगे कि इसके x y z और -1 इसके गुणनखंड है। ऐसे ही 21 को भी क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3। 7 गुना 3 क्या होता है, 21 होता है। तो 21 के गुणनखंड या फिर फैक्टर्स क्या हो गए, 7 और 3, ये दोनों इसके फैक्टर्स। क्या सभी बच्चों को समझ में आया किसी भी टर्म के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वाई और एन लिखकर बताएं, यदि क्लियर है तो वाई लिखें, क्लियर नहीं है कहीं भी कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। सभी को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए सभी को क्लियर है तो अभी आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, 5x के गुणनखंड क्या है, 5x है यह। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5x। ऑप्शन ए में दिया है 5, ऑप्शन बी में दिया है x, ऑप्शन सी में दिया है दोनों 5 और x, और ऑप्शन डी में दिया है 5 का स्क्वायर और x। तो आपको सॉल्व करना है और बोल्ड सेक्शन में उत्तर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए बेटा, कोशिश करेंगे सभी बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 15 सेकंड।
सभी बच्चे उत्तर करें, कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक। सभी बच्चों को आंसर करना है। दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी उत्तर नहीं किया है, बेटा उत्तर करें। चलिए 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, फिर से मैं जिस बच्चे का नाम लेता हूँ उन्हें अनम्यूट करके बताना है कि क्या उत्तर दिया है। हाँ जी, दयानंद नंदा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने क्या उत्तर दिया है? सी सर, सी। ठीक। चलिए तो देखिए हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5x किससे मिलकर बना है? 5 x, 5 को गुणा x से किया तो 5x आ गया होगा। तो 5 और x ये दोनों इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। बेटा मेरी वॉल्यूम आ रही है लॉबस्कर्शन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप एक बारी अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। नेटवर्क में शायद हो सकता है कोई परेशानी हो, तो आप घर पे किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर यदि फिर भी सही नहीं आते हैं तो आप क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5 और x ये दोनों हमारे फैक्टर्स होंगे, यानी कि गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन 20 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 पर -7p² के आपको क्या बताने हैं? गुणनखंड बताने हैं, यानी कि फैक्टर्स बताने हैं। तो आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। जल्दी से उत्तर करें जिन भी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे फुल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए -7p² किस किस से मिलकर बना होगा? -7 गुणा p गुणा p, तो यही इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए क्वेश्चन 21 का उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। -3m² को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि जो इसके फैक्टर्स आएंगे उनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में इन्हें लिखना है। सभी बच्चे ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे और सही उत्तर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे सॉल्व करें, कोई दो बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस। सभी को सॉल्व करना है बेटा। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं।
3 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, जल्दी से उत्तर करें। फाइव, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई 2 बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं तो बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, -3m²nl। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, किस किस से मिलकर बना होगा। देखिए, -3 इंटू m इंटू m इंटू n इंटू l, इनसे मिलकर ही बना होगा। तो क्या होगा, यही इसके फैक्टर्स का गुणनफल होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, -3 इंटू m इंटू m इंटू n इंटू l, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्यात्मक गुण, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो आखिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर संख्यात्मक गुणांक होता क्या है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, जैसा हमने लिखा ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, एक हमें टर्म दी गई थी, उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा। तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड यानी कि जो भी आपका नंबर होगा, संख्या होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संख्यात्मक गुणांक या फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर गुणांक खाली, या तो संख्यात्मक गुणांक या फिर खाली गुणांक कहा जाता है। देखिए, अभी हमें क्या दिया गया है, 3/-7। हमसे यदि कोई पूछे कि इसमें y का गुणांक बताइए, y का गुणांक या फिर संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो y के गुणा में क्या लिखा हुआ है, y के गुणांक का क्या मतलब हो गया, y के गुणा में जो अंक लिखा हुआ है, y के गुणा में जो अंक लिखा हुआ है वह कहलाएगा y का गुणांक या फिर y का संख्यात्मक गुणांक। तो 3/-7 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/-7। तो y के गुणा में कौन सा अंक लिखा है, y के गुणा में यदि आप देखेंगे तो 3 लिखा है। तो 3 आपका क्या कहलाएगा, 3 आपका कहलाएगा y का संख्यात्मक गुणांक या फिर y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर क्या होगा, y का संख्यात्मक गुणांक हो गया आपका। चलिए देखिए, अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, शायद आप उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी होने लगे। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मान लीजिए यह पूरी हमें इस तरह का कोई एक व्यंजक लिखकर दिया गया है। अच्छा, इससे भी पहले हम एक काम करते हैं, चर और अचर को पढ़ते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। अचर यानी कि कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता या फिर जिसका मान स्थिर रहता है। और हमने पढ़ा था कि जो भी गणित की संख्याएं होती हैं वह अचर कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें 3 जो है यह अचर है, 5 जो है यह भी अचर है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था चर। चर क्या होता है, तो चर होता है बिल्कुल अचर के विपरीत यानी कि कांस्टेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका मतलब इसका मान स्थिर नहीं रहता है, इसका मान बदलता रहता है, तो उसे हम चर कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर A, B, C, X, Y, Z, यह सभी चरों को दर्शाते हैं या फिर चरों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यह आपके हो गए चर और अचर। अब हम इसके बाद बात करते हैं पदों की, या फिर इससे पहले पदों से पहले हम बात करते हैं बीजगणितीय व्यंजक की, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें चर हो, अचर हो और क्या हो, संक्रियाएं हो, यानी कि वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, ऑपरेशंस भी हो, वह सभी हमारी बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि यह हमें पूरा दिया गया है 5/-3। इसमें देखिए यह चर भी है y, अचर भी है 3 और बीच में ऑपरेशन यानी कि आपकी संक्रिया भी है माइनस। तो यह हमारा एक बीजगणितीय व्यंजक
या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा पद, कि आखिर पद क्या होते हैं। तो हमने देखा कि बीजगणितीय व्यंजक जिनसे मिलकर बना हुआ होता है, बीजगणितीय व्यंजक के हिस्सों को हम पद कहते हैं। और पद किनसे अलग किए जाते हैं? प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग किए जाते हैं। जैसे इस दिए गए बीजीय व्यंजक में हम देखें तो 5y और माइनस का लिखा हुआ है 3, तो माइनस के द्वारा इन दो पदों को यहाँ पर अलग किया गया है, तो ये दोनों हमारे पद होंगे। उसके बाद हमने अभी देखा संख्यात्मक गुणांक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो देखिए संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जिसके गुणांक, ऐसे गुणांक या फिर जिस भी चर के गुणा में कोई संख्या का या फिर कोई अंक हो, वह हमारा कहलाएगा संख्यात्मक गुणांक। जैसे y के गुणा में कौन सा अंक है? y के गुणा में है 5, तो y का यदि कोई आपसे संख्यात्मक गुणांक पूछे तो वह कहलाएगा आपका 5। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है या फिर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? यदि क्लियर है तो y लिखें, कहीं कुछ भी डाउट है तो n लिखें। हाँ जी, पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए। सर कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है। अच्छा, कमेंट सेक्शन, ठीक है, अभी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आप कमेंट कर सकते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या फिर किसी को कुछ भी डाउट है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ जी, दयानंद धंधा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर है क्या? भीमा, ठीक है, आपका आ गया है। साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर है? ठीक है। श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, वह सॉल्व करने हैं और पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है। पद y माइनस 5y माइनस 7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? माइनस 5y माइनस 7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? माइनस 5y है, माइनस का 5 है, y है या फिर 5y है? सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। बेटा गलती नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करें। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करें और फुल सेक्शन में आंसर करें। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर आए हैं। कुछ बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, बेटा जल्दी से आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। थैंक्स। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है?
हमें दिया गया है -5/-7। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें y का संख्यात्मक गुणांक बताना है, यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, -5/-7। y के गुणा में कौन सा अंक लिखा है, y के गुणा में। ध्यान रखना है कुछ बच्चों ने उत्तर किया है ऑप्शन ए, वह तो गलत है, क्योंकि y के गुणा में जो अंक है वह तो केवल -5 है ना, -5 है। y के गुणा में अंक देखना है हमें, यह पूरी टर्म या फिर पूरा पद नहीं देखना। ठीक है, तो y के गुणा में कौन सा अंक हो गया, -5। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा देखिए दो चीजें, हाँ जी, जिसका भी सही है वेरी गुड, बहुत अच्छे, और जिसका भी गलत है उन्हें देखना है कि कहाँ पर उन्होंने गलती करी है और अगली बार से वह गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है, मान लीजिए अभी यह क्वेश्चन होता 2xy + 7। अब इसमें आपसे दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न होता कि आप y का गुणांक बताएं, y का गुणांक, और दूसरा प्रश्न होता कि y का संख्यात्मक गुणांक बताएं, y का संख्यात्मक गुणांक। तो देखिए y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक का मतलब है जो भी कुछ y के गुणा में लिखा हुआ है, जो भी कुछ y के गुणा में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे y के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। तो y का गुणांक यदि आपसे पूछा जाता है खाली गुणांक, तो अब तो होगा आपका उत्तर 2x। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है y का संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, इसका केवल 2 होगा, क्योंकि x जो है वह एक संख्या नहीं है, वह एक संख्यात्मक गुणांक नहीं है। तो y का यदि संख्यात्मक गुणांक पूछा जाता है तो फिर वह केवल आपका 2 होगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। 24 -z + 3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है। What is the numerical coefficient of y² in terms -z + 3y²। ध्यान से सॉल्व करें, मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह, तो सभी बच्चों को सॉल्व करने हैं और एकदम सही सॉल्व करने हैं। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। लास्ट 30 सेकेंड। सभी बच्चे सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, -z + 3y²। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, -z की जगह क्या लिख सकता हूँ, -1 गुना z, -1 × z। फिर क्या आएगा आपका, प्लस है तो प्लस, और 3y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × y²। y² को फिर से आप चाहें तो y गुना y लिख सकते हैं। देखिए यदि अब आपसे पूछा जाता है z का संख्यात्मक गुणांक, तो z का संख्यात्मक गुणांक होता -1। अभी आपसे किसका पूछा गया है, y² का, तो y² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, केवल 3। क्योंकि यह टर्म आपकी अलग है, यह टर्म अलग है, हमें हमेशा स्वयं की टर्म में ही देखना है, उसकी टर्म में ही आपको देखना है। y² का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया है आपका 3। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए तो इसका उत्तर हो गया है हमारा ऑप्शन सी
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई में वाई का गुणांक क्या है? What is the numerical coefficient of y cube in x cube minus y cube minus 3xy x plus y? ध्यान से सॉल्व करें, क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 seconds remaining। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, एक बार सभी बच्चे कमेंट में उत्तर करके बताएंगे उन्होंने क्या उत्तर किया है ईमानदारी से। देखिए, इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि काफी बच्चों ने इसमें गलत उत्तर किया है, तो उन्होंने इस प्रश्न को कैसे सोचा है, कहां पर गलती की है, बस यह बताने के लिए। तो ईमानदारी से आपने जो भी उत्तर किया है पोल सेक्शन में वो कमेंट में लिखे एक बार ही सभी बच्चे। ठीक है। अच्छा, मैं जिस भी बच्चे को बोलूँ ना, उन्हें ईमानदारी से अनम्यूट करके बताना है कि उन्होंने क्या सोचकर उत्तर किया है। ठीक है। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, का ऑप्शन बी कैसे आया? निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार ये अनम्यूट करके बताइए। जैसे भी आया सर, इसका आंसर -3 आया है। हाँ, कैसे आया है वही पूछ रहा हूँ मैं। -3 आपने कैसे लिखा है? हमसे क्यूब का गुणांक पूछा है, y की घात 3 का। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप देखना कि आपने कहां पर गलती की है, फिर बताना। ठीक है। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, बहुत ही आसान सा दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई, यह दिया गया है। इसमें हम y का गुणांक पूछा है। वाई क्यूब कहाँ है? वाई यह दिख रहा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एक्स क्यूब की जगह भी मैं हमेशा एक को तो गुणा में लिख ही सकता हूँ, 1 गुणा एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 1 गुणा वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमसे वाई का गुणांक पूछा है। वाई क्यूब के गुणा में क्या है? -1। -1 हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने सोचा हो कि सर एक बार इसको है ना गुणा करके देखते हैं, तो चलिए एक बार गुणा कर लेते हैं।
यहाँ पर कर रहा हूं मैं साइड में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। तो देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का गुणा पहले किससे करेंगे, x, तो गुणा x, फिर इस माइनस 3xy का गुणा किससे करेंगे, माइनस 3xy गुणा y, माइनस 3x गुणा किससे किया बाद में, इस y से। हालांकि यह हमें गुणा करना बाद में अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो क्या उत्तर आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, देखिए एक एक्स यह है एक एक्स यह है, एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका 3x² वाई माइनस 3x यहाँ पर है और y गुणा वाई क्या हो जाएंगे, ये y और ये y स्क्वायर। तो यदि मैं इसे पूरा खोल भी लूँ हमारे इस बीजीय व्यंजक को, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक है। हाँ, यदि आपसे पूछा जाता वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर का गुणा, तो फिर आपको जरूर खोलना पड़ता और फिर देखना पड़ता एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है संख्यात्मक गुणांक माइनस का 3 और वाई स्क्वायर के गुणा में भी क्या है संख्यात्मक गुणांक माइनस का 3। लेकिन वाई क्यूब का पूछा है हमसे, तो वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, माइनस का 1, तो -1 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। पहले तो ये बताइए समझ में आया किसी को या किसी को डाउट है, सभी बच्चों को क्लियर है या किसी भी बच्चे को डाउट है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। आज आप बताइए आपने कैसे सोचा था, कहां पर गलती की थी। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार बताएंगे अनम्यूट करके। सर जैसे आपने ये गलत सम कर रखा है ना, ऐसे ही मैंने किया था। ठीक है ठीक है, चलिए तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए माइनस का 1, ठीक है। चलिए अभी हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, ठीक है। कि हमें कोई भी बीजीय व्यंजक दिया जाता है तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है, यह आपको हर हाल में आना चाहिए। क्या दिया गया है, किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान, जो भी उसमें उपस्थित चर है उन चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। व्यंजक 3y माइनस 7 यानी कि 3y माइनस 7 का मान y बराबर 3 पर ज्ञात कीजिए। y बराबर 3 पर हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, व्यंजक क्या दिया गया है 3y माइनस 7, इसका मतलब क्या है 3 गुना y माइनस 7। अब हमें y का मान क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है 3, तो मैं y बराबर 3 इसमें रखूंगा, y की जगह पे 3 रखेंगे, 3 गुना y है, y की जगह पे रखा 3 माइनस 7, 3 गुना 3 क्या हो गया 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 आपका क्या आ गया है, तो 2 आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जैसे बीजीय व्यंजक में हमने क्या किया, y चर है जो उसका मान रखा था, तो किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान, जैसे यहाँ पर y चर का मान दिया गया था, ऐसे ही उसमें उपस्थित बीजीय व्यंजक में उपस्थित किसी चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। तो आपको जो भी चर दिए गए हैं बस उनका मान रखना है, बाकी बीजीय व्यंजक की वैल्यू अपने आप निकल कर आपके पास आ जाएगी। जैसे इसका उत्तर क्या हो गया है, 2 हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजक y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 का मान y बराबर -1 पर ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है बीजीय व्यंजक y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2, और किस पर ज्ञात करना है, y बराबर -1 पर, तो y की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा -1 की घात 3 प्लस 3
गुणा, क्योंकि वाई स्क्वायर के तो गुणा में ही है 3, तो 3 गुणा वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और वाई की जगह पे क्या लिखेंगे -1, तो 3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा -1 माइनस का 2। कैसे कैसे लिखा है, वाई क्यूब, वाई की जगह यहाँ पे -1 लिखा, इसकी जगह पे ये लिखा है, इसकी जगह पे लिखा है, और -2 का -2 लिख दिया। -2 में क्योंकि बिल्कुल भी वाई नहीं है कहीं पर, तो -2 की जगह माइनस। अभी चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 होगा, और यहाँ पर नेगेटिव यानी कि माइनस की संख्या कितनी बार है, 3 बार है, तो विषम संख्या है, और विषम संख्या होती है तो हम जानते हैं माइनस का चिन्ह आता है, तो इसका क्यूब करने पर क्या आएगा -1, तो इसका मान आ गया आपका -1, प्लस की जगह पे प्लस, 3 की जगह पे अभी मैं लिख रहा हूँ 3 गुणा -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 गुणा -1, 1 गुणा 1 क्या होगा 1, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, तो जानते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 के स्क्वायर की जगह पे प्लस का 1, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पे प्लस, 4 है, 4 की जगह पे 4 गुणा माइनस, अच्छा 4 गुणा -1 तो चलिए लिख ही देते हैं, तो 4 गुणा -1 क्या होगा माइनस का 4, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, यह हो जाएगा आपका प्लस का 4 नहीं माइनस का 4, ठीक है, प्लस 4 गुणा -1 क्या हो गया -4, माइनस का 2 है तो -2 का -2। अभी हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं, -1 3 प्लस 3 गुणा 1 3 -4 -2। अभी देखिए माइनस की कितनी संख्या हो गई, वो सब आपस में जुड़ जाएंगी, -1 और -4 -5, -5 और -2 -7, तो प्लस का 3 और -7, प्लस के 3 में से -7 घटाएंगे तो -4 आपका उत्तर आएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है, तो -4 आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को व्यंजकों का मान ज्ञात करना आया, या फिर किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में n लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जो भी चरों का मान है वह लिखना है आपको बीजीय व्यंजक। हाँ जी, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा बताइए कहाँ पर दिक्कत आई, क्या समझ में नहीं आया है, एक बार अनम्यूट करके बताइए। लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो देखिए इसमें किया कुछ भी नहीं है, -1 है, -1 का y बराबर -1 रखा है इस पूरे ही व्यंजक में, y क्यूब है तो y क्यूब की जगह क्या हो गया -1 का क्यूब -1 की घात 3, 3 गुणा y स्क्वायर है तो क्या हो गया 3 गुणा -1 का स्क्वायर, प्लस 4 गुणा y है तो क्या 4 गुणा y की जगह -1 और माइनस के 2 की जगह -2, फिर -1 का क्यूब निकाल तो क्या आएगा -1 आएगा, -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा +1, तो यह हो जाएगा 3 गुणा प्लस का 1। फिर देखिए 4 गुणा करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, माइनस के 2 की जगह -2, -1 है की जगह -1, 3 गुणा 1 क्या होगा 3, यहाँ लिखा है, -4 है -4 का -4, -2 है -2 का -2, ठीक है। फिर देखिए हमें पता है समान चिन्ह जो होते हैं वह सारी संख्याएं जुड़ जाती है, तो इसका समान है -1, इसका समान है -4, इसका समान है -2, तो इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना आया -7, और 3 यह अलग है, इसे अलग लिख दिया +3, तो +3 -7, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, 3 में से 7 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटती है, तो -4 आपका इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है समझ में आया।
या फिर यदि आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। यदि कहीं भी डाउट रहे भी पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है? चलिए वेरी गुड, सभी को क्लियर है, समझ में आया? तो यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26, बीजीय व्यंजक 2y + 7 में का मान हमें ज्ञात करना है किस पर? y = 3 पर। y = 3 पर हमें बीजीय व्यंजक 2y + 7 का मान ज्ञात करना है। We have to find the value of algebraic expression 2y + 7 at y = 3। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व, सही सॉल्व करने की कोशिश करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। चलिए लास्ट 3 सेकेंड, 15 सेकेंड और है। फाइव, 4, 3, 2, 1। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2y + 7। इसका मान हमें ज्ञात करना है y = 3 पर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × y + 7। ठीक है, अब y = 3 रखना है तो चलिए रख देते हैं 2 × 3 + 7। अब हमें पता है पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? पूर्णांक को, बॉडमास के नियम के द्वारा। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 + 7 बराबर क्या होगा? 13। तो 13 हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 13 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 यह आपके होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आप स्क्रीनशॉट ले लें, यह आपके होमवर्क में रहेगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए एक यह क्वेश्चन है, एक यह क्वेश्चन है, यह भी आपके होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। चलिए अभी यदि आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। यदि कोई भी डाउट है तो डाउट क्लियर करके जाना है, बिना डाउट पूछे नहीं जाना।